अध्याय 10वां। एकांकी, चंपा का त्याग। दृश्य पहला। स्थान, अरावली का सुनसान वन। दृश्य, एक छोटी सी सरिता कलकल करती हुई बह रही है। सरिता के तट पर बालक बालिका खेल रहे हैं। उनमें एक का नाम सुंदर सिंह और दूसरे का नाम चंपा है। सुंदर, क्यों बहन चंपा, हम दोनों राजा की संतान है ना? चंपा, हाँ भाई। सुंदर, तो फिर हम दोनों को आधा पेट खाकर ही प्रतिदिन क्यों सो जाना पड़ता है? तुम तो अपनी कहानियों में कहा करती हो कि राजाओं के पुत्र बड़े राजभवनों में रहते हैं और उन्हें बहुत अच्छा खाना भी मिला करता है। चंपा, उदास होकर, किंतु हम दोनों उन राजाओं की संतान के समान नहीं है सुंदर। हमारे और उनके जीवन में जमीन और आसमान का सा अंतर है। सुंदर, ऐसा क्यों बहन चंपा? आखिर हम दोनों भी तो राजा की संतान हैं। चंपा, हाँ, राजा की संतान हैं, किंतु उस राजा की संतान हैं जिसने अपने देश के गौरव के लिए वनों को अपना राजभवन, पाषाण के खंडों को अपनी नींद शैया और वन के फल फूलों को अपना आहार बनाया है। सुंदर, तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आ रही है बहन। चंपा, अभी तुम मेरी इस बात को न समझ सकोगे सुंदर। जब कुछ सयाने हो जाओगे तब अपने आप समझ जाओगे। सुंदर, तुम्हारी इस बात को इस समय मैं समझना भी नहीं चाहता बहन। मैं तो इस समय भूख से व्याकुल हो रहा हूँ। तुम जानती हो, कल मुझे रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा ही खाने को मिला था, अब नहीं रहा जाता। बहन, चलो नदी का 2 घूंट जल पीकर ही शुदा शांत करें। चंपा, नहीं सुंदर, आकुल न हो, आज मैं तुम्हें भरपेट रोटियां खिलाऊंगी। सुंदर, भरपेट रोटियां खिलाओगी? किंतु तुमने रोटियां पाई कहाँ से? प्रतिदिन एक ही टुकड़ा रोटी तो हम लोगों के हिस्से पड़ा करती है। कहीं तुमने अपने हिस्से की ही रोटी तो बचाकर नहीं रख छोड़ी है। चंपा, इसे तुम जानकर क्या करोगे सुंदर? तुम्हें केवल रोटियां खाने से मतलब, मैं उन्हें चाहे जहाँ से ले आई। सुंदर, किंतु मैं अकेले उन रोटियों को न खाऊंगा बहन। अच्छा चलो, हम दोनों उन्हें एक साथ बैठकर खा लें। चंपा, अभी जरा ठहरो सुंदर, देखो मेरे फूलों की माला तैयार हो गई है। पहले मैं इसे तुम्हारे गले में डाल दूं। चंपा फूलों की माला गुथकर सुंदर के गले में डालती है। सुंदर सहसा चीख पड़ता है और माला तोड़कर भूमि पर फेंक देता है। चंपा आश्चर्य की दृष्टि से देखती है, फूलों में एक मधुमक्खी छिपी थी। सुंदर रोने लगता है। चंपा उसे रोटी का लालच दिलाकर झोपड़ी की ओर ले जाती है। दृश्य दूसरा। स्थान, वन के मध्य में एक झोपड़ी। झोपड़ी के द्वार पर बहुत बड़ा शिलाखंड पड़ा है। महाराणा प्रताप उदास होकर उसी पर लेटे हुए हैं। महारानी गुणवती पास ही बैठकर उनके उदास चेहरे की ओर देख रही है। महाराणा प्रताप, अफसोस, आज अवस्था यहाँ तक पहुँच गई है। गुणवती, किंतु चिंता करने से लाभ क्या? जब विपत्ति के मार्ग पर पैर रखा है तब कठिनाइयाँ तो झेलनी पड़ेंगी। महाराणा प्रताप, मैं भूखा रह जाऊं, मेरे बच्चे रोटियों के लिए तड़प तड़प कर जान दे दे और तुम भूख प्यास की ज्वाला में जलकर सदा के लिए मुझसे अलग हो जाओ, मुझे स्वीकार है। किंतु मुझे यह स्वीकार नहीं है कि मेरी झोपड़ी में आया हुआ अतिथि भूखा सो जाए। गुणवती, किंतु झोपड़ी में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। महाराणा प्रताप, कुछ भी हो, अतिथि को भोजन कराना ही पड़ेगा। गुणवती, तो चलिए हम लोग वन से फल फूल चुन लाएं और अतिथि को भोजन कराएं। महाराणा प्रताप और गुणवती दोनों वन में जाने के लिए तैयार होते हैं। सहसा सुंदर को छाती से चिपकाए हुए चंपा का प्रवेश। चंपा, पिताजी आप आकुल न हो, अतिथि को भोजन मैं कराऊंगी। महाराणा प्रताप आश्चर्य से, अतिथि को भोजन तुम कराओगी?
चंपा, हाँ, मैं भोजन कराऊंगी। 2-3 दिन से मैंने अपने हिस्से की रोटियां बचाकर सुंदर के लिए रख रखी हैं। सुंदर सो गया है, इसलिए अब यह न खा सकेगा। चंपा दौड़कर झोपड़ी में जाती है और रोटियां लाकर केले के पत्ते पर अतिथि के सामने रख देती है। चंपा, लीजिए महाराज, हम गरीबों के पास रूखी सूखी रोटियों को छोड़कर और आपको मिल ही क्या सकता है। अतिथि, रोटियों का एक टुकड़ा खाकर, रोटियां सूखी हैं, किंतु इनमें अमृत का स्वाद है बेटी। ऐसी मीठी रोटियां तो मैंने जीवन में कभी भी नहीं खाई। चंपा, यह आपकी कृपा है महाराज। अतिथि, किंतु बेटी, क्या मैं तुमसे यह पूछ सकता हूँ कि तुम कौन हो और इस भयानक वन में क्यों इतनी आपदाएं उठा रही हो। चंपा, मैं महाराणा प्रताप की पुत्री हूँ महाराज। स्वदेश के गौरव के लिए विपत्तियां उठाना महाराणा प्रताप की संतानें अपना धर्म समझती हैं। अतिथि, किंतु वनों में भूख प्यास की ज्वाला में जलकर तुम अपने देश के गौरव की रक्षा कैसे कर सकती हो बेटी। चंपा, केवल अकबर के सामने अपना मस्तक न झुकाकर, इसी में आत्मा का सुख है, इसी में हृदय का संतोष है। अतिथि आश्चर्यचकित होकर चंपा की ओर देखता है और रोटियों की प्रशंसा करके झोपड़ी की ओट में जाकर छिप जाता है। दृश्य तीसरा, स्थान झोपड़ी का द्वार। दृश्य, चंपा कई दिनों से भूखी है। अतिथि तृप्त होकर झोपड़ी के द्वार से गया है। चंपा फूली नहीं समाती, वह दौड़ती हुई झोपड़ी में प्रवेश करती है, किंतु द्वार पर एक पत्थर से टकराकर गिर पड़ती है। महाराणा प्रताप दौड़कर उसके पास जाते हैं और उसे अपनी गोद में उठा लेते हैं। महाराणा प्रताप, क्या अधिक चोट लगी बेटी? चंपा, कुछ नहीं पिताजी, आप चिंता न करें, केवल एक हल्की सी चोट है। महाराणा प्रताप, रक्त देखकर हल्की सी चोट है, किंतु तुम्हारा तो सिर फट गया है चंपा। ओह, अब यह नहीं देखा जाता अपने आप से। प्रताप, सचमुच तू बड़ा अभागा है। तेरे ही कारण तेरे बच्चों की आज दुर्गति हो रही है। यदि तू अकबर की बात मानकर उससे संधि कर लेता तो आज अरावली के सुनसान वन में तुझे यह भयानक दृश्य न देखना पड़ता। चंपा सतेज होकर, पिताजी, यह आप क्या कह रहे हैं? क्या आप अकबर से संधि कर लेंगे? क्या आप कष्टों से घबराकर अमर सुख को नष्ट कर देंगे? क्या आपने इसलिए इतने दिनों तक वनों की खाक छानी? क्या हम लोगों ने इसलिए इतने दिनों तक वन के फल मूल खाकर अपने दिन बिताए? महाराणा प्रताप आंखों में आंसू भरकर, तो फिर क्या करूं बेटी? चंपा, प्रतिज्ञा कीजिए पिताजी कि हम कभी भी अपना मस्तक अकबर के सामने न झुकाएंगे। महाराणा प्रताप, अच्छा बेटी, प्रतिज्ञा करता हूँ हम कभी भी अपना मस्तक अकबर के सामने न झुकाएंगे। चंपा, ठीक है, अब मेरी साधना सफल हुई। अच्छा, अब पिता माता दोनों को सदा के लिए प्रणाम। चंपा आंखें बंद कर लेती है। गुणवती जोर से रो उठती है। प्रताप की आंखों में भी पानी भर आता है। तभी झोपड़ी में अतिथि का असली वेश में प्रवेश। अतिथि, महाराणा प्रताप, आप धन्य हैं। आपकी संतानों का आत्म त्याग पाषाण और वज्र हृदय को भी मोम सा कोमल बना देने वाला है। महाराणा प्रताप अतिथि की ओर देखकर, कौन? दिल्ली सम्राट अकबर? अकबर, आपकी रूखी सूखी रोटियों को खाने वाला आपका अतिथि। बालिका चंपा के शव को देखकर अकबर की आंखों में भी पानी भर आता है। ऐसा पानी भर आता है कि वैसा पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग में कहीं खोजने पर भी न मिलेगा। पर्दा गिरता है। व्यथित हृदय। शब्दार्थ: तट, किनारा, खंडों, टुकड़ों, शुदा, भूख, सहसा, अचानक, दुर्गति, खराब दशा, पाषाण, पत्थर, व्याकुल, बेचैन, शिलाखंड, पत्थर का बड़ा सा टुकड़ा, आपदाएं, परेशानियां,
अभागा, जिसकी किस्मत खराब हो।